हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? अपना क्या चल रहा है? सैलरी फटाफट रिवीजन, ग्रेचुटी। अब ये रिवीजन नहीं है, इसमें मैं एक एक क्वेश्चन हर टाइप का बुक का कवर करूंगा। उसके बाद में जब पूरा हो जाएगा 4 साढ़े 4 5 घंटे का जितना ये बनता है, उसके बाद में एक सैलरी का फाइनल क्या बनाऊंगा, प्रोविजन का, रिवीजन का। और ऐसा ही मुझे क्या करना है, बाकी चैप्टर्स का ही बनाना है, लेकिन सैलरी सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ग्रेचुटी का सेक्शन है कौन सा? 10 10। ग्रेचुटी का सेक्शन कौन सा है? 10 10। ग्रेचुटी क्या होता है? जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट पर एक साथ क्या मिलते हैं? रुपए। उसको रिटायरमेंट पर एक साथ क्या मिलते हैं? रुपए। उसको पैसे को क्या बोलते हैं? ग्रेचुटी। अब कितना टैक्सेबल है, कितना माफ है, वो हमने सीखना है, ठीक है। अब इसमें एम्प्लॉइज होंगे 3 टाइप से। नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ग्रेचुटी जो भी मिलेगी उसको वो पूरी की पूरी क्या होगी? टैक्सेबल। 10 10 1 1 तक याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो 10 10 तो क्या करना है, याद रखना ही है। और गवर्नमेंट वाला नहीं आएगा क्योंकि आपको ग्रेचुटी मिली 10 लाख, आप क्या बोलोगे? सारी एग्जाम, तो वो तो क्वेश्चन आने से रहा। गवर्नमेंट क्वेश्चन किसका आएगा? प्राइवेट एम्प्लॉइज का। अब प्राइवेट 2 तरह से होता है, नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। इसको अब आगे से प्यार से मैं क्या लिखूंगा? POGA, बार बार बोलेंगे। नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट और कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। मेन क्लास होती तो बताते आप ग्रेचुटी एक्ट में कौन से कवर होते हैं, कौन से नहीं। आपके एग्जाम में कभी भी ये नहीं आएगा कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होते हैं, ये लो वालों का मैटर है, लो वालों से पूछो, ठीक है, कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कौन से एम्प्लॉय कवर्ड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। लेकिन हमें सीधा सीधा दिया होगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होता है या नहीं होता है। तो हम पहले कौन सा कर रहे हैं? जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से कवर्ड नहीं होते हैं उनके लिए कितनी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। एग्जाम वाले दिन सिर्फ क्या करना है, क्या देखना है तुम्हें? पहली लिमिट क्या है? 20 लाख। दूसरी लिमिट क्या है? ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड। इन तीनों में से जो कम आएगी, पहली क्या होगी? 20, बोलो ना। पहली क्या होगी? 20। दूसरी एक्चुअली रिसीव्ड। तीसरी क्या होगी? 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। पहला काम क्या करना पड़ेगा? लास्ट 10 मंथ्स की क्या लेनी पड़ेगी? एवरेज सैलरी। उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंप्लीटेड ईयर का मतलब यहाँ क्या होगा? अगर आपने 15 साल 11 महीने काम किया है तो कितना लेना पड़ेगा? 15। 15 साल 11 महीने 29 दिन भी किया है तो 15। 15 साल 13 महीने किया है तो 16 हो जाते हैं ना। लेकिन मतलब समझ रहे हो ना, एनी पार्ट ऑफ द ईयर विल बी इग्नोर्ड। भले कितने साल 364 दिन भी काम किया है तो भी क्या रहेगा? इग्नोर रहेगा, ठीक है। तो आपको कितने साल लेने हैं इसमें? 15 साल 11 महीने 29 दिन भी कितने लेने हैं? 15। तो पहला क्या हो गया? देखो ये दो तो बिल्कुल सिंपल से है। 20 लाख आपको लर्न करने, अमाउंट रिसीव्ड क्वेश्चन देगा। पहला क्या करना है? लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे बताऊंगा। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, और 1/2 लिखो या 15/30 लिखो, एक ही बात है। बाकी मटेरियल में कई बार क्या लिखा होता है? 15/30 या 1/2। तो मेरा सारा का सारा थर्ड, इसको मैं थर्ड बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? थर्ड की सिर्फ इस लिमिट पर है, ये समझाना, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर तो बड़े आराम से निकल जाएंगे, 1/2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ क्या समझाना है? लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी। मान लो लास्ट 10 मंथ्स में मुझे सैलरी कितनी मिली? 4 महीने कितनी मिली? 40,000। और 6 महीने कितनी मिली? 30,000। कुछ भी 6 महीने कितनी मिली? 30,000। तो एवरेज सैलरी ये आएगी, ठीक है, लास्ट 10 मंथ्स की। जैसे मैं यहाँ रिटायर हुआ हूँ, कहाँ रिटायर हुआ? यहाँ पर। तो इससे पहले के 10 महीनों की क्या लेनी? एवरेज सैलरी, ठीक है, इससे पहले के। तो इससे पहले कुछ महीने मुझे 40 मिली, फिर क्या मिली? 30। तो ये लेनी। अब सैलरी में क्या क्या लेना है? बेसिक प्लस DA अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। आपको कोई और अलाउंसेस मिला वो आपका सैलरी का पार्ट नहीं होगा। ग्रेचुटी की एग्जाम्पशन कंप्यूट करने के लिए उस पर टैक्स लगेगा, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन ग्रेचुटी की जब एग्जाम्पशन कंप्यूट करेंगे तो सैलरी में 3 ही चीजें आएगी। क्या क्या आएगी? बेसिक प्लस DA अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। मिस्टर रवि रिटायर्ड। मिस्टर रवि कब रिटायर हुआ है बच्चों? 15/6 को, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26। अच्छा बच्चों, एक एग्जांपल कर रहे हैं ताकि वो बात समझ में आए। और एग्जांपल कौन सा है? बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है, पेज नंबर कौन सा है? 4.27 पर। कब रिटायर हुआ? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 years and 8 months ऑफ सर्विसेज एंड रिसीव्ड ग्रेचुटी ऑफ ₹6 lakhs एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हिज सैलरी वाज बेसिक सैलरी DA 3,000 per month, 60% of which is for retirement benefits. कमीशन 1% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कितना है लास्ट के 12 मंथ्स का? कितना है? 12 lakhs। इसके अलावा बोनस भी मिला है 12,000 पर मंथ।
पर एनम सॉरी, कंप्यूट इज टैक्सेबल ग्रेचुटी एज्यूमिंग, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने अभी आपको समझाया नहीं, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज्यूमिंग ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी होगी, मिली कितनी उसको है 6 लाख। अब पूछ क्या रहा है, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल पूछ रहा है ना, तो जीरो आ जाएगी टैक्सेबल। तो सी केस इस क्या है, लेडीज केस, तो 6 लाख में से कितना लिख दिया, 6 लाख एग्जेम्प्ट। अब मैंने क्यों बोला कि 1 भले ही मत याद रखना, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी कहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट रह रखा है 10 तक, इसलिए भले क्लोज मत याद रखना, लेकिन सब क्लोज मत याद रखना, 10 तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 10 तो आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रेचुटी की लिमिट कितनी है, 20 लाख, ठीक है। तो 10 और 10 कैसे याद रहेगा, 10 20 लाख, ग्रेचुटी की लिमिट कितनी है 20 लाख, कुछ भी हो 10 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नहीं नोट कवर्ड, कवर्ड तो अभी आपको सिखाया ही नहीं, अब हम बी पार्ट करेंगे। नोट कवर्ड, नोट कवर्ड में क्या है, नोट कवर्ड में देखो बच्चों कितनी मिली ग्रेचुटी अपने को 6 लाख, लेस क्या करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन की 3 लिमिट है बच्चों, सबसे पहली लिमिट मैंने आप दोनों के लिए छोड़ दी, ठीक है। 2 लड़कियां बैठी है इधर, ग्रेचुटी रिसीड और स्टैट्यूटरी लिमिट 6 लाख और 20 लाख, 6 लाख और 20 लाख, 2 लिमिट मैंने छोड़ दी, पहली क्या है 6 लाख और दूसरी क्या है स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख। अब प्रेजेंटेशन इधर क्या लिखोगे, 20 लाख के सामने स्टैट्यूटरी लिमिट, ठीक है, ग्रेचुटी रिसीव्ड। अब तीसरी क्या है बच्चों, हाफ मंथ सैलरी। पहले बताओ इसमें और इसमें तो आपको कोई इशू नहीं है, 1/2 में और 26 में, जो सारा खेल है वो सिर्फ क्या है, एवरेज सैलरी निकालने का है। अब एवरेज सैलरी में जल्दी जल्दी बताओ मुझे, क्या क्या बताया था मैंने आपको, 3 बातें ली जाएगी। बेसिक, सबसे पहले बेसिक बताओ 5,000 रुपये पर मंथ, डीए कितना है 3,000, लेकिन यहाँ कितना लेना है अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो कितना लिया जाएगा 3,000 का 60% 1,800, तो कितना हो गया 5,000 इंटू 10 प्लस 3,000 का 60%, इंटू 10 क्यों करा हुआ है मैंने, लास्ट 10 मंथ्स का लेना है, बाद में मैं डिवाइड बाय 10 भी कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे क्या लेना है लास्ट 10 मंथ्स का। तो पहले ऊपर तो क्या लिख लो लास्ट 10 मंथ्स का टोटल, और फिर डिवाइड कर दो किससे 10 से। तो बेसिक भी आ गया, डीए भी आ गया, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब कमीशन कितना है, देखो ना 12 लाख है टर्नओवर, लेकिन टर्नओवर कितने टाइम का है, 12 मंथ्स का। तो अब मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, तो मैं टर्नओवर को क्या मानूंगा, इवनली मानूंगा। भाई ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 12 महीनों का 12 लाख हो तो 10 महीनों का 10 ही हो, लेकिन और कोई तरीका नहीं है, तो फिर मैं क्या मानूंगा, इवनली। तो लास्ट 10 मंथ्स का ही मुझे क्या लेना है, कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो पहले तो बताओ ये जो किया है मैंने, ये किया है मैंने जो 12 लाख का 10/12, ये क्यों किया मैंने 10 महीनों के लिए, क्योंकि मुझे लेना ही कितना है 10 मंथ्स का, और इंटू 1% क्या आया, ये तो टर्नओवर आया, ये उसका क्या आ गया कमीशन, तो इसका डिवाइड बाय 10, तो ये क्या आ गई एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। और इसको लिमिट को पूरा सॉल्व किया तो क्या आ गया 101,400। इन तीनों में से लोएस्ट क्या आ गया 6 लाख 20 लाख, और इसमें से लोएस्ट क्या आ गया 101,400। तो ये माइनस कर दिया तो इधर कितना आएगा 498,600 क्या आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। अभी मैं इसका ए पार्ट नहीं कराऊंगा, पहले मैं अपना एक क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि मैं इसके क्वेश्चन से क्या नहीं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं बनाया इसने, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, उसके बाद में आपको अगला दूंगा, ठीक है। बच्चों एक क्वेश्चन लिया मैंने गिरीश आहूजा सर की बुक से, ठीक है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी सारी बातों की। श्री राजेश was employed, श्री राजेश was employed since 1/1/1983। कब से, एक मिनट बच्चों हो गया, हाँ चलो। श्री राजेश was employed since 1/1/1983 in a commercial establishment. His salary was fixed at 14,800 in the grade of 14,422,000 with effect from 1/7/23. He got 15% of his salary as DA, which is treated as salary for computation of retirement benefits. He retired from services on 1/2/16. He received 340 as gratuity from his employer. Calculate his gross income under that salaries for assessment year 16-17. ठीक है, किस साल के लिए काम करना है हमने 15-6, मतलब असेसमेंट ईयर है ना 16-17, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 15-16, ठीक है। आपके ये नहीं आएगा, मतलब आपके तो कौन सा आएगा 20-21 नहीं आएगा, ठीक। तो अब सबसे पहली बात तो देखो इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि 14,000 रुपये से सैलरी कितनी बढ़ती रहेगी 400 रुपये, जब तक कि ये कितनी ना हो जाए 22,000 ना हो जाए। तो ये कब से ज्वाइन किया 1/7/13 को, इस ग्रेड में कब कितनी सैलरी पर ज्वाइन किया 14,800, ठीक है। इसकी सैलरी कितनी थी 14,800,
इसकी सैलरी कितनी थी 14,800। एक साथ तीन से लेकर एक साल कब पूरा होगा, जल्दी जल्दी बताओ। 30/6/4 तक, एक साथ 13 सॉरी, तो 30/6/14 तक इसकी सैलरी कितनी रहेगी 14,800। फिर एक साथ 14 से लेकर 30/6/15 तक कितनी हो जाएगी। फिर 15 से लेकर 30/6/16 तक कितनी हो जाएगी 15,600। अब ये रिटायर कब हुआ है 1/2/16, तो 1/2/16 इससे पहले ही रह गया, तो इससे आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिटायर कब हुआ है 1/2/16 को, तो इससे पहले ही रह गया, तो इससे आगे बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब फटाफट से ऐसे एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 1/2/16 को ये रिटायर हुआ। अच्छा, इसकी सैलरी कब चेंज हुई है 1/7/15 से लेकर उसके बाद से सैलरी कितनी है इसकी 15,600, और उससे पहले सैलरी कितनी है 15,200। समझ गए बात। और ये रिटायर कब हुआ है 1/2/16। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट 10 मंथ्स की क्या निकालनी है एवरेज सैलरी। तो इससे देखो 7 से लेकर 2 तक कितने महीने हो गए 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 7 महीने हो गए ना। 7 महीनों की तो ये वर्किंग समझ में आ गई। 15,600 इंटू 7 प्लस 15,200 इंटू 3, तो ये लास्ट 10 मंथ्स की बेसिक आ गई। अब डीए इसको कितना मिलता है 15%, 15%, और वो किसका पार्ट होता है 15% ऑफ डीए मिलता है, जो किसका पार्ट होता है सैलरी का। तो इसलिए इसने डीए भी ले लिया। कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर है नहीं। तो ये लास्ट 10 मंथ्स की क्या आ गई सैलरी आ गई। ये क्या आ गई लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी। पक्का। अब देखो, जब ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता हो तब क्या होगा, लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी कैसे आई 17, ये वाली 8 वाली 178। अब इसको डिवाइड बाय 10 कर दिया इसने पहले से, तो ये डिवाइड बाय 10 पहले से ही आ गया 15/30 या 1/2 और इंटू 32 ईयर्स। 32 ईयर्स कैसे बनेंगे, ये कब से ज्वाइन किया था, अब ये भी नहीं दिया इसने जानबूझ के। 1/1/1983 से लेकर 1/2/16 तक कितने ईयर बन जाएंगे 32 ईयर्स एंड सम मंथ्स बनेंगे। तो वो मंथ्स तो इग्नोर कर दिया और कितना आ गया 32। अब ये आ गई लिमिट। अब ये क्वेश्चन पुराना है, पहले लिमिट 10 लाख थी, ये कितनी कर दी इसने 20 लाख। और तीसरी लिमिट क्या है, जो अमाउंट रिसीव्ड कितनी मिली थी इसको 3, जो भी मिली थी। इन तीनों में से क्या आ जाएगा, इन तीनों में से क्या आ जाएगा, जो लोएस्ट है वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है क्या, इन तीनों में से जो लोएस्ट है वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। अब ग्रोस सैलरी का मतलब क्या होता है, टोटल सैलरी। टोटल का मतलब बेसिक डीए जो सारा चीज़ें टैक्सेबल है। तो बेसिक अब बताओ फिर कितनी ली जाएगी, टोटल सैलरी निकालनी है तो बोलो। 1/4 से लेकर यहाँ तक की, तो एक तो ये आएगा बेसिक कितने का, टोटल अमाउंट। अगर वो पूछे ग्रोस सैलरी टैक्सेबल निकालो तो तुम्हें क्या क्या लिखना पड़ेगा, बेसिक सैलरी भी लिखनी पड़ेगी, डीए चाहे अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो चाहे नहीं हो वो भी लिखना पड़ेगा, कोई बोनस कमीशन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वो सब भी, प्लस क्या लिखना पड़ेगा ग्रेचुटी लेस क्या एग्जेम्प्ट। तो वो सब निकालना है। ठीक है, तो अभी हम अपना फोकस किस पर रखते हैं, सिर्फ ग्रेचुटी पे। ठीक है, तो वो ग्रोस सैलरी निकाल रहा, आगे उसको छोड़ो, आप सिर्फ यहाँ तक रखो अपने आप को। इन तीनों में से जो लोएस्ट आएगा वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। किन तीनों में से 284 और ये कितना हो जाएगा 20 लाख और ये 340। इन तीनों में से जो लोएस्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। समझ गए पक्का। तो उस क्वेश्चन में जो बुक में हमने इंस्टीट्यूट वाली बुक में क्वेश्चन देखा था उसमें ये वाला फंडा नहीं था कि सैलरी क्या नहीं हो रही थी, चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, अब अपने को एक चीज़ और देखनी है। जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप 2 जगह जॉब करते हो तो आपको टोटल जो भी ग्रेचुटी मिलेगी ना, जो 20 लाख की लिमिट है ना, वो दोनों एम्प्लॉयर के लिए होगी।
मान लो कि मैं ए लिमिटेड के भी काम कर रहा हूँ और बी लिमिटेड के भी। ए लिमिटेड से रिटायर हुआ तो ग्रेचुटी मिली, बी लिमिटेड से रिटायर हुआ तो भी क्या मिलेगी, ग्रेचुटी। तो जो लिमिट है ना 20 लाख की, वो किसके लिए काम चलेगी, ए और बी की कंबाइंड ग्रेचुटी के लिए रहेगी। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ और इसके बाद में आपको मोक्ष मिल जाए। श्री विनोद वाज इन पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ विद ए लिमिटेड। विनोद पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में थे ए लिमिटेड के यहाँ एंड बी लिमिटेड, ए और बी दोनों के यहाँ। फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के यहाँ। ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ये बी लिमिटेड लिखा, ठीक है। बेसिक सैलरी पर मंथ 10,000 6,000। लास्ट ड्रॉन का मतलब रिटायरमेंट वाले टाइम इसकी सैलरी लास्ट में ये ड्रॉ करी। डीए कितना है 30%, 30%। ये सारा का सारा सैलरी का पार्ट है और ये 40% ही किसका पार्ट है, सैलरी का, फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब यहाँ कितना लेना है, पूरा का पूरा डीए, और यहाँ कितना लेना है 30% का 40%। पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ कितनी है 22 साल 11 महीने, यहाँ कितनी है 20 साल 4 महीने। डेट ऑफ रिटायरमेंट 1/12/15, 15/11/15। अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव 143 120। डेट ऑफ लास्ट इंक्रीमेंट 1/4/2015, 1/8/2015। अमाउंट ऑफ लास्ट इंक्रीमेंट 1000 और 500। ठीक है, अब हम सबसे पहले बताओ, पहले किससे रिटायर हुआ, ए से रिटायर हुआ या बी से? पहले किससे रिटायर हुआ? डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ 1/12 का हुआ, यहाँ 15/11 का। तो पहले किसका कर लो, बी का कर लो। बी के रिटायर हुआ। अब बी की सैलरी रिटायरमेंट वाले टाइम कितनी थी 6,000, और इसको इंक्रीमेंट कब लगा था 1/8 को, कितने का 500 का। तो 1/8/15 से पहले इसकी सैलरी कितनी रही होगी बच्चों 5500। 1/8/15 से पहले इसकी सैलरी कितनी रही होगी 5500, क्योंकि रिटायरमेंट वाले टाइम कितने ले रहा था 6,000, विच इज आफ्टर इंक्रीज ऑफ ₹500 on 1/8। तो उससे पहले कितनी सैलरी रही थी तो 8। अब एक बात और सुनना, अगर आप मंथ के बीच में रिटायर होते हैं, जैसे ये 15/11 को हुआ है, तो लास्ट 10 मंथ्स का जो एवरेज लेना है वो कहाँ तक का लेना है 31/10 तक का। लास्ट 10 मंथ्स का जो एवरेज लेना है वो अप टू दिस डेट नहीं लेना, कब का लेना है, जैसे मैं कब रिटायर हुआ 15/8 को, तो कब तक के 10 महीने लेने हैं 31/7 के, इससे पहले वाले महीने के एंड तक। तो ये रिटायर कब हुआ बताओ 15/11 को, तो कब तक के 10 महीनों का एवरेज लेना पड़ेगा अपने को, ये 15/11 को हुआ है ना, तो कब तक के 10 महीनों का लेना पड़ेगा 31/10। तो 8, 9 और 10, 3 महीनों की सैलरी तो कितनी रहेगी। तो ये देखो इसने बच्चों एवरेज लिया है 6000 इंटू 3 क्यों लिया है, क्योंकि वो आधा महीना उसने छोड़ दिया, और उसके बाद में उससे पहले इसकी सैलरी कितनी रही होगी 55, और मुझे 10 मंथ्स का लेना है तो कितना हो गया 56,500। ठीक है, पिछले 7 का ले लिया। उसके बाद में डीए कितना मिलता था इसको 30%, लेकिन उस 30% का 40% ही क्या था, 30% जो डीए मिलता था उस 30% का 40% ही क्या था अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट। तो 30 का 40% ही अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट था, तो कितना हो गया, डीए लिया, उस 30 का 40% लिया, ये आ गया डीए, और ये आ गई क्या टोटल 10 मंथ्स की सैलरी। अब उसका क्या कर दिया एवरेज 6328। अरे बोलो, अब कौन सी है बी लिमिटेड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितनी थी 120। बी लिमिटेड से इसको ग्रेचुटी क्वेश्चन में दी हुई है, मिली कितनी थी 120, ये लिखी हुई ग्रेचुटी रिसीव्ड। ठीक है, अब 120 के अगेंस्ट क्या हुआ, पहली लिमिट तो ये आ गई, दूसरी लिमिट क्या आ गई, लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी वो ये आई, डिवाइड बाय 15/30 की बजाय क्या कर दिया इसने 2, और ये नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कैसे है 20 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, तो कितने लेंगे। ठीक है, अब इसको एक बार छोड़ दो थर्ड लिमिट को, ये 2 लिमिट समझ में आ गई तुम्हें। अब उसके बाद में सेम यही किसके लिए करना है अपने को, ए लिमिटेड के लिए। ए लिमिटेड के लिए बेसिक सैलरी कितनी थी 10,000, 1000 बढ़ी थी, कब से बढ़ी थी 1/4 से। रिटायर कब हुआ वो 1/12 को, तो 1/4 से 1/12 तक कितने महीने हो गए 8। ठीक है, और 2 महीने पहले के लेने, कितना आ गया
ए लिमिटेड के लिए 10,000 इंटू 8 और 2 ये आ गया, ठीक है। डीए उसके अंदर 30% मिलता था और सारा का सारा ही किसका था, अंडर टर्म्स ऑफ रिटर्न, कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर एनी। तो ये क्या निकाल लिया, एवरेज। ये सिर्फ क्या आई है, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी के बाद क्या करना है अपने को, डिवाइड बाय 2 मतलब 15/30 वाला ये नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट जो कि है, ये आगे लिमिट ही है और ये लिमिट आ गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जो 20 लाख की लिमिट है ना, वो किसके लिए अप्लाई होगी, दोनों के लिए। अब पहले कहाँ से रिटायर हुआ है, बी से, तो बी के लिए 20 लाख लिख दिया आपने, ठीक है। अब कितनी एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको, इन तीनों का लोएस्ट कितना आएगा, 63,280। कितना आएगा, 63,280, समझ गए, बोलो ना। तो अब ए लिमिटेड के लिए लिमिट कितनी मानी जाएगी, 20 लाख माइनस 63,280। ए लिमिटेड के लिए लिमिट कितनी मानी जाएगी, 20 लाख माइनस 63,280, पक्का। तो अब मैं अगर पूछूं कि एक आदमी 2 जगह काम करता है और रिटायर हुआ, या पहले एक जगह काम किया और फिर दूसरी जगह काम किया और रिटायर हुआ, कैसा भी हो, एक आदमी कैसे करता है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों के साथ काम करता है और रिटायर हुआ, या पहले ए लिमिटेड के साथ काम किया और फिर ए लिमिटेड छोड़कर बी लिमिटेड में ज्वाइन किया और बी लिमिटेड के साथ काम किया। तो जब ए लिमिटेड के साथ रिटायर होगा वो, पहले मान लो दोनों ही केस में किससे रिटायर हुआ है, ए लिमिटेड से, तो जिससे वो पहले रिटायर होगा वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ये तुम समझ गए और 20 लाख लगा दिए। अब जब सब्सिक्वेंट रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, जितना पिछली बार एग्जेम्पशन मिला है, जितना पिछली बार क्या मिला है, एग्जेम्पशन, वो किस में से माइनस कर देंगे, 20 लाख में से। 20 लाख में से क्या माइनस कर देंगे, जितना पिछली बार क्या मिला है, एग्जेम्पशन। तो यहाँ ये मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 19 लाख कुछ होगी, तो भी लोएस्ट लिमिट क्या आएगी, ये वाली। तो बी लिमिटेड से क्या एग्जेम्प्ट हो गया, ये, और ए लिमिटेड से क्या एग्जेम्प्ट आ गया, ये। अब ये तो ग्रेचुइटी की एग्जेम्पशन आ गई, उसने पूछा क्या है, ग्रॉस सैलरी, ये तो क्या आ गई, ग्रेचुइटी की एग्जेम्पशन। ग्रॉस सैलरी में तो क्या आएगा, बेसिक भी आएगा, डीए भी आएगा। पहले तो ग्रेचुइटी देख लो, ए से कितनी मिली थी 143, ये एग्जेम्प्ट होगी, बी से कितनी मिली थी 120, ये एग्जेम्प्ट होगी, ये लिख दी। इसके अलावा बेसिक सैलरी भी तो लेनी है। अब यहाँ बेसिक सैलरी कब से लेंगे, हमेशा 1/4 से लेकर रिटायरमेंट डेट तक। यहाँ कोई पिछले 10 महीनों की थोड़ी लेनी है, सर 1/4 से पहले वाली क्यों नहीं ले रहे, उस पर तो पिछली बार ही टैक्स दे दिया होगा, उस पर तो कब टैक्स दे दिया होगा, पिछली बार। तो यहाँ 1/4 से लेकर कहाँ तक की लेनी है, रिटायरमेंट डेट तक की, और यहाँ अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट लेनी है। तो ये कितनी ली इसने, कब तक की ली, 15/11 तक की, 8, 9, 10 और आधा 11, तो ये तो 3.5 महीने हो गए। और 8 से पहले 4, 5, 6, 7, इसमें कौन सा मंथ है, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, और इसमें कौन सा है, 8वां, 9वां, 10वां और आधा 11वां, ठीक है। तो ये सारा लेना है, कर लोगे क्या, पक्का। और डीए यहाँ पर कौन सा लेना है, अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट या पूरा, पूरा। तो यहाँ डीए कितना था, 30, तो यहाँ कितना लेंगे, 30%, ना कि 30 का 40%। यहाँ कितना लेंगे, 30, और ये आ जाएगी। और अगर ये क्या लिखा होता, इनकम अंडर द एट सैलरी निकालो, तो आपको क्या करते, आप इन दोनों को जोड़ के 50,000 की सिंगल डिडक्शन देते, 1 लाख नहीं देते थे, 50,000 की क्या देते, सिंगल डिडक्शन। अब इतना तो याद है ना कि सैलरी की इनकम में से 50,000 की डिडक्शन मिलती है, ठीक है, रिवीजन में आगे बोलूंगा, लेकिन इतना याद रखना, सैलरी की इनकम में से 50,000 की क्या मिलती है, फ्लैट डिडक्शन। पर एम्प्लॉयर नहीं मिलती, वो क्या मिलती है, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी में से 50,000 की सिंगल डिडक्शन। अब बच्चों सुनो फटाफट से, ग्रेचुइटी में क्या करना है जब कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट नहीं हो तो। सबसे पहले 3 में से जो सबसे छोटी लिमिट आएगी वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट। जो कौन सी लिमिट आएगी, सबसे छोटी लिमिट। पहली लिमिट क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वो क्वेश्चन देगा तुम्हें, ठीक है। दूसरी लिमिट क्या आएगी, 20 लाख, और तीसरी लिमिट क्या आएगी, 15/30 लेडीज बात, इसमें कोई लेना देना नहीं है, सॉरी। दूसरा क्या है, एवरेज नहीं, पहले आसान वाली बात था। दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, कंप्लीट ध्यान रखना, ठीक है। और तीसरा क्या है, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कब की लेनी है, अब समझो कि क्वेश्चन तुम्हें कहेगा कि 15/8 को रिटायर हो गया, ठीक है, तो आपको वो टोटल सैलरी पूछेगा, ग्रॉस सैलरी, पूरी सैलरी ऐड की इनकम बताओ, तो आपको बेसिक सैलरी कहाँ से लेकर कहाँ तक की लेनी है, 1/4 से लेकर 15/8। उसके अलावा उसमें जो डीए मिला वो जोड़ दो, जो अलाउंसेस मिले वो जोड़ दो। फिर क्या करना है आपको, ग्रेचुइटी लिखनी है। ग्रेचुइटी में आप क्या लिखोगे, माइनस
एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010। अब 1010 की लिमिट के लिए तुम्हें ये वर्किंग नोट बनाना है। इन दो में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो सैलरी लेनी है ना, वो आपको कहाँ तक की लेनी है एवरेज निकालते समय, वो 10 महीनों की एवरेज लेनी है, जो कब एंड हो 31/7 को। अब शुरू कैसे होंगे, इससे पहले वाले 10 महीने, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर कब तक की लेनी है, 31/7 को एंड होने वाले 10 महीनों का एवरेज। और इसमें सिर्फ 3 ही बातें आएगी, बेसिक प्लस डीए, कौन सा, सारा का सारा है अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अगर फिक्स कमीशन मिलता है 4-5 हज़ार रुपये, तो वो कहाँ पर तो आएगा, यहाँ पर तो आएगा, डीए यहाँ पर सारा आएगा, लेकिन वहाँ पर क्या आएगा, अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट। फिक्स कमीशन मिलता है तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ग्रोस सैलरी पूछेगा तब तो डिडक्शन मत देना, और पूछे कि इनकम अंडर दैट सैलरी तो 50,000 की क्या डिडक्शन। अब सब्सिक्वेंट रिटायरमेंट पर होगा तो 2 में से एक केस होगा। सब्सिक्वेंट रिटायरमेंट का मतलब क्या है, वो ए से छोड़कर किस में गया, मतलब पहले ए से रिटायर हुआ और फिर किससे हुआ, बी से। अब 2 केस है, पहला तो हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। पहला केस क्या है, अगर उसको पहले ग्रेचुटी मिली थी तो जितनी ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट हुई है, तो बी की ग्रेचुटी निकालते समय 20 लाख में से, एग्जाम्प्ट ग्रेचुटी निकालते समय 20 लाख वाली लिमिट में से क्या कर देंगे, कम। लेकिन अगर वो ए से रिटायर हुआ और वहाँ उसको ग्रेचुटी मिली ही नहीं, अगर वो ए से रिटायर हुआ और ग्रेचुटी मिली ही नहीं, तो वहाँ मान लो उसने 10 साल काम किया और यहाँ इसने कितने साल काम किया, 15, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने लिए जाएंगे, 25। पुराने वाले का भी पीरियड लिया जाएगा। तो इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिक्वायरमेंट देयर में बी 2 cases. First case, gratuity has been received on previous occasion. In that case, the amount of exempt gratuity on previous occasion will be reduced from the limit of 20 lakhs. Second case, when gratuity was not received on previous retirement, तब क्या होगा, while computing number of years employment under previous employer will also be taken या considered. ठीक है, इधर क्या है 26। अब बच्चों हम कौन सा कर लेते हैं, जब कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट हो, उस केस में सिंपल है, इससे कंपेयर करना फटाफट से। कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट में नॉट कवर्ड में क्या क्या लिखते हैं, कवर्ड, नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड में पहली लिमिट क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पर भी क्या रहेगी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरी लिमिट क्या है, 20 लाख, यहाँ पर भी क्या रहेगी, 20 लाख। तीसरी लिमिट क्या है, यहाँ 15/30 लेते हैं ना, यहाँ कितना होगा, 15/26। तो डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ कितने लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, 11 साल 8 महीने, कितने लेते हैं, 11 साल। यहाँ कितना आएगा, 11 साल 8 महीने है तो कितना ले लिया जाएगा, 12। 11 साल 6 महीने है तो कितना लिया जाएगा, 11। 11 साल 6 महीना 1 दिन है तो 12, मतलब पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, तब कितना होगा, तो 11 साल एग्जैक्टली 6 महीने हैं तो 11, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स होते ही कितना लेना है, नेक्स्ट में। और यहाँ पर हमेशा ही क्या लेना है, कंप्लीटेड। तो डिफरेंस नंबर 1, 15/26, 15/30। आपकी बुक में 1/2 करता है, मैं 15/30 क्यों चाहता हूँ याद रखना, ताकि मैं कंपेयर करवाना चाहता हूँ। ये 26, चलो तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, पहला डिफरेंस ये हो गया, दूसरा नंबर ऑफ ईयर्स, और तीसरा यहाँ पर क्या लेना है, बेसिक प्लस ऑल डीए। ऑल डीए का मतलब डीए चाहे अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो चाहे ना हो, प्लस कमीशन नहीं लेना। यहाँ सिर्फ क्या लेना है, बेसिक प्लस डीए। यहाँ क्या लेना है, बेसिक प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्म। पक्का, तो इनमें कोई खास है नहीं, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड। और ये इजी क्यों है, तो डी अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वैल्यू की क्लास नहीं। चौथा डिफरेंस क्या है, इसमें लास्ट सैलरी ही लेनी है, 10 महीने का झंझट खत्म। इसमें कौन सी लेनी है, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। ठीक है, तो 4 डिफरेंस है, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। पहला डिफरेंस 15/26, 15/30। दूसरा 11 साल 6 महीने 11, 11 साल 6 महीने 1 दिन 12, 11 साल, अगर मैं इसको सही से समझाऊं तो 11 साल प्लस 364 डेज, तब भी 11। तीसरा बताओ ना, तीसरा डिफरेंस क्या है, कंपोनेंट ऑफ सैलरी, बेसिक प्लस एंटायरिटी है वेदर और नॉट फॉर्मिंग अंडर टर्म्स ऑफ, मतलब वेदर और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, या बेसिक
प्लस DA अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। यहाँ मैंने कमीशन नहीं लिखा, मतलब कमीशन नहीं होगा। उसके बाद चौथा, वहाँ पे लास्ट मंथ की सैलरी, यहाँ पर लास्ट वाली सैलरी लेनी है, यहाँ पर 10 मंथ्स एवरेज लेनी है। ये बच्चों ICAI की बुक का क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन 4 जो हमने किया था अभी। इसका कौन सा पार्ट करना है हमने? कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, तो बताओ ग्रेचुटी एक्ट में एक लिमिट 6 लाख 20 लाख, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पहले 10 थी 20 हो गई, ठीक है, कोई 10 पे मत रहना। 15/26 इंटू 27 क्यों किया बच्चों? 26 साल और 8 महीने, कितना हो गया? और एवरेज लेना है क्या? नहीं। बेसिक DA 3000 या 3000 का 60%? 3000। कमीशन नो। बोनस तो कहीं भी नहीं लेते। इट इज वेरी सिंपल, ये शायद है। ठीक है, अब है ना 5 मिनट के अंदर सिर्फ कितनी देर के अंदर 5 मिनट के अंदर ग्रेचुटी का सारे बात सुनोगे। ठीक है, और अगला रिवीजन जो होगा, जो मैं अब बोलने वाला हूँ वही होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इनकी कटिंग कर करके लास्ट वाली जोड़ दूँ, वापस से बोलूँगा, लेकिन होगा ये। सबसे पहले सुनो, ग्रेचुटी क्या होता है? रिटायरमेंट पर एम्प्लॉय को स्टाफ होने, मतलब रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा। अब इसमें एग्जेम्पशन क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पूरा एग्जेम्प्ट है। सेक्शन कौन सा है इसका? 10-10-10-10-10-10। ठीक है, एग्जेम्पशन क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पूरा एग्जेम्प्ट है। प्राइवेट एम्प्लॉइज के 2 हिस्से हो जाएंगे, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। दोनों में ही क्या है? 3 में से जो सबसे कम छोटी लिमिट आएगी वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट। सबसे छोटी लिमिट जो आएगी वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट। और छोटी लिमिट में पहली लिमिट, 3 में से 2 लिमिट बिल्कुल ही आसान सी है, लेडीज लिमिट है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड वो कहाँ से आएगी? क्वेश्चन देगा। 20 लाख कहाँ से आएगी? हमारे माथे में। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और क्वेश्चन देगा 20 लाख, हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी लिमिट क्या है? अगर कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट नहीं है तो, अगर कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट नहीं है तो 15/30, इसको आधा भी कर सकते हो आप, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कौन से लेने? पूरे के पूरे। अगर एक दिन भी कम है तो उसको नहीं लेना। ठीक है, इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। मैं आज यहाँ रिटायर हूँ तो इससे पहले के 10 महीने, लेकिन ये क्या है? अगर 15/8 है तो इससे पहले के 10 महीने नहीं, 31/7 से पहले के 10 महीने, 31/7 से पहले के 10 महीने। ठीक, बोलो। और उनमें उन 10 महीनों में क्या क्या मिला आपको? बेसिक प्लस DA अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब उसमें आपको बोनस मिला है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है, वो सब नहीं लेने, सिर्फ क्या लेने? बेसिक प्लस DA अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। इन तीनों को जोड़ लेंगे, फिर क्या कर लेंगे? डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? एवरेज सैलरी। तो मेरी तीसरी लिमिट क्या होगी? पहली क्या थी? एक्चुअल अमाउंट, दूसरी 20, तीसरी क्या है? 15/30 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज इंटू एवरेज, जो मैं उस वर्किंग नोट से बनाकर यहाँ बिठाया। ठीक है, इन तीनों में से जो लोएस्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। अगर कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तो क्या क्या चेंज आएंगे? 15/26 विल बी रेड एज 15/30। पहला डिफरेंस 15/26 की जगह 15/30 की जगह 15/26। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तो 4 संडे माने जाते हैं, इसलिए 26 दिन मानते हैं। ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट वालों का कारण है। उसके बाद इनकम टैक्स वाला गलत है, 26 ही मानना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स वाला 30। उसके बाद दूसरा क्या? 26 दिन क्यों मानते हैं? वो 4 संडे छुट्टियां भी होते हैं, तो वो आधे महीने का देना चाहते हैं। 15/26 कब लेना है? जब ग्रेचुटी एक्ट से क्या हो? कवर्ड, जब ग्रेचुटी एक्ट से कवर्ड हो। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज नहीं, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, उसको भी हमें क्या मानना है? कंप्लीटेड ईयर ही मानना है। तीसरी लिमिट क्या है? बेसिक प्लस DA और एंटायर काइंड ऑफ DA, चाहे अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो या नहीं हो, और 10 मंथ्स का एवरेज का कोई फंडा नहीं है। अब अगर वो टोटल सैलरी पूछता है, ग्रेचुटी उसका एक पार्ट है, तब क्या लिखोगे? सबसे पहले ऊपर बेसिक सैलरी, वो कहाँ से लेकर? 1/4 से लेकर रिटायरमेंट तक के डेट की। DA कौन सा? सारा का सारा। कमीशन कौन सा? सारा का सारा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कौन सा? सारा का सारा। यूज ऑफ मोटर कार कौन सा? जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, वो सब सारे के सारे। फिर ग्रेचुटी, और ग्रेचुटी के लिए सिर्फ कौन से लेने? 10-10 महीनों वाले एवरेज। ठीक है, तो ग्रेचुटी के बारे में बच्चों इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किसकी? प्रोविडेंट फंड की। हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोविडेंट फंड। और